नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर 7 पे। हम पढ़ रहे थे दोस्तों पोषण। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं हम दोस्तों प्रोटीन के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैंने बताई थी काइटिन के बारे में पिछली वीडियो में। उसमें मैंने बताया था कि नाखून भी काइटिन से बने होते हैं। दोस्तों मैंने थोड़ा गलत बता दिया था। कार्बोहाइड्रेट है काइटिन और केराटिन से बनता है। केराटिन से नाखून बनते हैं दोस्तों, जो एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रोटीन का नामकरण ब्रिजिलियस ने किया था। ये एक निर्माणकारी अवयव है दोस्तों और ये ऊर्जा नहीं देता है। ये ऊर्जा तभी देता है विषमकारी परिस्थितियाँ होती है तब ऊर्जा देने का कार्य प्रोटीन करता है दोस्तों। तो प्रोटीन एक निर्माणकारी अवयव है दोस्तों। इससे क्या क्या चीज़ें निर्मित होती है? तो इससे एंजाइम का निर्माण होता है दोस्तों, हार्मोन का निर्माण होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाएं जो क्षतिग्रस्त हो गई है उनकी मरम्मत होती है दोस्तों। और हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है, अस्थियों का निर्माण में इनकी भूमिका होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो किन किन चीज़ों का निर्माण होता है प्रोटीन से? प्रोटीन से एंजाइम का, हार्मोन का, कोशिका का, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर करने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, मांसपेशियों का और अस्थियों का निर्माण प्रोटीन से होता है दोस्तों। प्रोटीन के 1 ग्राम के विखंडन से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, जो एक कार्बोहाइड्रेट की थी 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ अल्प मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता था दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना हुआ था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वो भी 1:2:1 में बना हुआ था दोस्तों, मिलकर बनता है उनसे। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके साथ साथ अल्प मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है प्रोटीन। प्रोटीन के निर्माण में एमिनो अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। तो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एमिनो अम्ल आपके प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है दोस्तों। सबसे छोटी इकाई प्रोटीन की अगर कोई पूछे तो यह है दोस्तों एमिनो अम्ल। वैसे ठीक इसी तरह कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो होगी दोस्तों आपकी ग्लूकोज। ग्लूकोज आपस में जुड़ के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्मतम इकाई है और वसा की फैटी एसिड सूक्ष्मतम इकाई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी वसा कौन सी होती है? तो फैटी एसिड। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो ग्लूकोज। और सबसे छोटा प्रोटीन तो एमिनो अम्ल होता है दोस्तों। ये एमिनो अम्ल आपस में जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज आपस में जुड़ के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और फैटी एसिड आपस में जुड़ के आपका वसा का निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं एमिनो अम्ल के बारे में दोस्तों। एमिनो अम्ल तो मानव शरीर में प्रकृति में जैसे 300 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों, जिनमें से मानव शरीर को केवल 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। जिनमें से 10 तो शरीर में निर्माण हो जाता है और 10 का शरीर से बाहर से ग्रहण करना होता है दोस्तों। तो 10 का जो मानव शरीर निर्माण कर लेता है उन एमिनो अम्ल को नॉन एसेंशियल प्रोटीन कहते हैं दोस्तों, जो गैर जरूरी एमिनो अम्ल होते हैं दोस्तों। और जिनको शरीर निर्माण नहीं कर पाता है, जिनको बाहर से ग्रहण करना होता है, वो अनिवार्य या जरूरी एमिनो अम्ल होते हैं दोस्तों। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जो शरीर के अंदर बन जाते हैं तो ग्लाइसिन, एलनीन, ठीक है दोस्तों, एलनीन, सीरीन, एस्पर्सिक अम्ल, एस्प्राजीन, सिस्टीन, प्रोलाइन, टायरोसिन और ग्लूटेनिक अम्ल, ये होते हैं दोस्तों। ये एमिनो अम्ल हैं जो शरीर में बन जाते हैं दोस्तों। तो ये नॉन एसेंशियल या गैर जरूरी या गैर अनिवार्य एमिनो अम्ल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जबकि जरूरी एमिनो अम्ल कौन से होंगे? जो प्रोटीन हमें बाहर से प्राप्त करना होता है वो हो गए दोस्तों लार्सिन, ल्यूसिन। ठीक है दोस्तों, लार्सिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, मेथियोनिन,
ट्रिप्टोफैन और वेलाइन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ठीक है दोस्तों, ये प्रोटीन है जो आपको शरीर से बाहर से ग्रहण करने होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखा होगा आपने बॉडी बिल्डिंग करने वाले मोस्टली प्रोटीन या सप्लीमेंट खाते रहते हैं। तो दोस्तों ये उन्हीं चीज़ों को इन्हीं को प्राप्त कर रहे होते हैं, तो जिनको शरीर अंदर अपने शरीर के अंदर नहीं बना पाता है और उन्हें बाहर से ग्रहण करना होता है। तो ये वही प्रोटीन होते हैं दोस्तों, और इनको बाहर से ग्रहण करते हैं क्योंकि उनको और अपने मसल्स वगैरह बनाने होते हैं। मतलब कोशिकाओं के मसल्स बनाना मतलब आपको कोशिका का निर्माण करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब बच्चा वयस्क होता है तो उसके शरीर में तीव्र गति से कोशिकाएं बनती हैं और तेज़ी से विकास के लिए उस समय आर्जिनिन और हिस्टिडीन एमिनो अम्ल की बहुत आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। आर्जिनिन और हिस्टिडीन एमिनो अम्ल की बहुत ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, जो कि क्या है दोस्तों, ये जो बाहर से ग्रहण किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जरूरी या अनिवार्य एमिनो अम्ल में आता है आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ठीक है दोस्तों, जरूरी या एसेंशियल एमिनो एसिड की अगर पूर्ति नहीं हो पाती है तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा और कोशिका निर्माण नहीं होगा और व्यक्ति का विकास नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ग्लूटेनिक अम्ल ये नॉन एसेंशियल प्रकार का या गैर जरूरी प्रकार का एमिनो अम्ल है जो अनाजों में पाया जाता है दोस्तों। अनाजों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? तो अनाजों में ग्लूटेनिक अम्ल, जो कि प्रोटीन है ग्लूटेनिक अम्ल, वो अनाजों में पाए जाने वाला प्रोटीन है दोस्तों, जो कि शरीर खुद अपने अंदर बना लेता है दोस्तों। ऐसा प्रोटीन है। तो प्रोटीन के तीन प्रकार दोस्तों, सिंपल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, सरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण केवल एमिनो अम्ल के मिलने से होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रोटीन को सरल प्रोटीन कहते हैं दोस्तों। एमिनो अम्ल आपस में मिलकर सरल प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और संयुक्त प्रोटीन, जब सरल प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो संयुक्त प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और व्युत्पन्न प्रोटीन कौन से हो गए दोस्तों? कि सरल प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन आपस में मिल गए तो व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इनका निर्माण सरल प्रोटीन से ही होता है दोस्तों। जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन है दोस्तों। ठीक है, जितने भी एंजाइम है उनमें प्रोटीन से ही उनका निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण भी प्रोटीन से होता है दोस्तों। हार्मोनों का निर्माण भी प्रोटीन से होता है, तो एंजाइम का निर्माण भी प्रोटीन से होता है। तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं दोस्तों, और सरल प्रोटीनों से मिलकर बने होते हैं एंजाइम। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन तथा थायरोक्सिन हार्मोनों का निर्माण प्रोटीन से होता है दोस्तों, इसका मतलब ये भी प्रोटीन है दोस्तों। और ACTH जो हमने दोस्तों जब किडनी के बारे में पढ़ा था तब उसमें पढ़ा था कि एडिनोकार्टिनोट्रोपिक हार्मोन, जो कि आपकी किडनी के ऊपर जो एडिनलिन ग्रंथि लगी होती है दोस्तों, उससे स्रावित होता है ACTH दोस्तों, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का ये भी एक सरल प्रोटीन है दोस्तों। हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन एक सरल प्रोटीन है दोस्तों। जो हीमोग्लोबिन हिम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है दोस्तों, जिसमें हिम एक वर्णक है या जो एक रंग है, एक तरह का वर्णक हिम, जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण में भी प्रोटीन सहायक है दोस्तों। एंटीबॉडी या एंटीबॉडीज जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये भी एक प्रकार की सरल प्रोटीन से मिलकर बना होता है दोस्तों। इसके साथ ही हमने पढ़ा था दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन, जो गुणसूत्रों का निर्माण करती है दोस्तों। DNA के बारे में जब हम पढ़ रहे थे दोस्तों, तो वहाँ पे हमने हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। तो हिस्टोन प्रोटीन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है दोस्तों, और किरेटिन से नाखूनों का निर्माण होता है दोस्तों, बालों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो नाखूनों और बालों का निर्माण होता है, ये भी एक सरल प्रोटीन है दोस्तों। और हिस्टोन प्रोटीन भी एक सरल प्रोटीन है दोस्तों। फाइब्रिन, जो कि रुधिर स्कंदन, जब हम दोस्तों जो थक्का बनता है दोस्तों, जब कहीं पे भी कहीं लग जाती है तो जहाँ थक्का बनता है तो उस थक्का बनने में भी आपका
फाइब्रिन जो कि जालीनुमा संरचना बनाता है दोस्तों, और उनमें कोशिकाएं फंस जाती है, तब आपके थक्का जम जाता है दोस्तों, और रुधिर आने से रुक जाता है। तो वहाँ पे ये फाइब्रिन है, वो भी एक सरल प्रोटीन है दोस्तों। ग्लूटेमिन्स जो कि किस में पाया जाता है दोस्तों, अनाजों में पाया जाता है। ग्लूटेमिन्स वो भी एक सरल प्रोटीन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए सरल प्रोटीन दोस्तों। जबकि संयुक्त प्रोटीन ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो सरल प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है, या सरल प्रोटीन को ही मिला दिया जाए तो संयुक्त प्रोटीन बन जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, केसिन जो कि दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है दोस्तों। केसिन क्या है, केसिन एक प्रोटीन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, केसिन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो कि संयुक्त प्रोटीन का ही उदाहरण है। ग्लाइकोप्रोटीन भी संयुक्त प्रोटीन है दोस्तों। ग्लाइकोप्रोटीन भी संयुक्त प्रोटीन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही व्युत्पन्न प्रोटीन या डेराइव्ड प्रोटीन कौन से होते हैं कि ऐसे प्रोटीन जो सरल तथा संयुक्त दोनों प्रोटीनों के मिलने से प्राप्त होते हैं। सरल प्लस संयुक्त प्रोटीनों के मिलकर जल का अपघटन करा दे तो इनका निर्माण होता है। किसका, व्युत्पन्न प्रोटीन का दोस्तों। पेप्टोन्स, प्रोटियोस ये व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे जीव द्रव्य का लगभग 14% प्रोटीन का निर्माण 14% प्रोटीन निर्माण करता है। हमारे जीव द्रव्य का लगभग 14% प्रोटीन निर्माण करता है, जो कि कार्बनिक पोषक पदार्थों में सर्वाधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो जीव द्रव्य का लगभग 14% है वो प्रोटीन से ही निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, जो जीव द्रव्य है उसका 14% प्रोटीन से निर्मित होता है दोस्तों। इसी तरह किस में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं दोस्तों। राइबोजाइम एक प्रकार का एंजाइम है जिसका निर्माण प्रोटीन से होता है दोस्तों। इसका मतलब एंजाइम जो प्रोटीन से नहीं बना अपवाद है। एक मिनट दोस्तों, सॉरी गलत पढ़ दिया। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसका निर्माण में प्रोटीन की भूमिका नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, प्रोटीन की भूमिका राइबोजाइम एंजाइम के निर्माण में नहीं होती है दोस्तों, ये एक अपवाद है इसका। जो सारे एंजाइम है दोस्तों वो किससे मिलके बने होते हैं, तो वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। लेकिन उनका अपवाद कौन सा हो गया कि राइबोजाइम ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मांसपेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। एक्टिन तथा मायोसिन, ठीक है दोस्तों, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है मांसपेशियों में। आँखों में दोस्तों ऑप्सिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। ये डायरेक्ट फैक्ट के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों आपसे ना। दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोलेमीन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। प्रोलेमीन प्रोटीन दालों में पाया जाता है। कपास में गैसोपिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। कपास में गैसोपिन प्रोटीन पाया जाता है। मक्का में जिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। मक्का में जिन प्रोटीन। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। अस्थि में ओसिन प्रोटीन। उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। और आँखों में ऑप्सिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ा हमने प्रोटीन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर और मरेमस नामक रोग हो जाता है दोस्तों। प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर नामक रोग और मरेमस नामक प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर और मरेमस नामक रोग हो जाता है दोस्तों। क्वासिक्योर नामक रोग क्या होता है दोस्तों कि प्लाज्मा क्या होता है दोस्तों, तो रुधिर में लगभग इसका दोस्तों रुधिर की जो सर्वाधिक पाई जाने वाली जो पदार्थ है वो प्लाज्मा होता है दोस्तों। उसमें भी प्लाज्मा में भी 98 या 99% तक आपका जल होता है दोस्तों, और लगभग 1% या 2% आपका अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं दोस्तों
बाकी अन्य अवयव भी मिलकर बना होता है प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, जिसमें पोषक पदार्थ भी होते हैं, ग्लूकोज वगैरह भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनसे प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा रुधिर में होता है दोस्तों। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है दोस्तों, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनमें एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन होता है दोस्तों। ये प्रोटीन क्या करता है, ये जब इस प्रोटीन की कमी हो जाती है दोस्तों, तो क्वासिक्योर रोग कैसे होता है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। कि क्वासिक्योर क्या होता है, प्लाज्मा में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है दोस्तों, प्लाज्मा में बता रहा हूँ आपको कि जल और जो 92% जल होता है दोस्तों, 92% जल होता है, 8% आपके अन्य पदार्थ होते हैं, जिनमें प्लाज्मा में 92% जल और 8% जो अन्य अवयव होते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों। तो और भी अन्य पदार्थ भी होते हैं दोस्तों, जिनमें कार्बनिक पदार्थों में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है दोस्तों। इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन की जब कमी हो जाती है दोस्तों प्लाज्मा में, तो बच्चों के जो ऊतक होते हैं उनमें पानी जमने लगता है। क्योंकि दोस्तों इस प्रोटीन का कार्य क्या होता है कि ऊतकों से जो पानी है उसका अवशोषण करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब इसकी कमी हो जाएगी तो पानी का अवशोषण नहीं हो पाएगा ऊतकों से, और पानी ऊतकों में जमने लगेगा दोस्तों, और इससे बच्चों का पेट बाहर निकल जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, उसके नेत्र गोलक बाहर निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वासिक्योर रोग हो जाएगा दोस्तों बच्चों को। और मरेसमस रोग में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मरेसमस में प्रोटीन के साथ साथ में जब कैलोरी की भी कमी हो जाएगी दोस्तों, तो मरेसमस नामक रोग हो जाता है। और क्वासिक्योर रोग प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है दोस्तों, तो क्वासिक्योर नामक रोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे हम दोस्तों वसा के बारे में। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा है और प्रोटीन, अभी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। अब वसा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में विटामिन के बारे में, खनिज लवण के बारे में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में जल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज तक यहीं तक पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे दोस्तों वसा के बारे में। थैंक यू, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।